बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 7वां पाठ डाकिये की कहानी कमर सिंह की जुबानी, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। डाकिये की कहानी कमर सिंह की जुबानी। तो जुबानी किसको बोला जाता है बच्चों? कुंवर सिंह जो अपने मुख से बोले हैं उसको जुबान से कहते हैं ना लोग, कि जुबान से बोलना मतलब मुख से जो बोले हैं, क्या बोले हैं उसके बारे में एक डाकिये की कहानी है। डाकिया कौन है? कंवर सिंह एक डाकिया है जो अपने जीवन के बारे में कुछ बताए हैं। डाक सेवा में उनको कौन कौन सा काम लगा हुआ है। तो लेखिका जो है उनसे बातचीत कर रही हैं, और लेखिका और कंवर सिंह के बीच जो बातचीत हुई है उसी का इसमें सारा डिटेल पाठ में दिया गया है। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है? शिमला की माल रोड है, जहाँ पर जनरल एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस जहाँ पर चिट्ठियाँ जो है बांटी जाती है, चिट्ठियाँ आती है, बहुत सारी चिट्ठियाँ जो है वहाँ पर इकट्ठा होता है। लोग उसका पैकिंग करते हैं और अलग अलग जगह पर उस चिट्ठियाँ को भेजा जाता है। तो वहाँ पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। उस पोस्ट ऑफिस के एक कमरा है जहाँ पर डाक छांटने का काम चल रहा है। मतलब हमारा देश जैसे भारत है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिला है। तो अलग अलग जगह के लिए जो है कहाँ कहाँ की चिट्ठियाँ होती है उसको अलग अलग छांटा जाता है, मतलब इकट्ठा करके अलग अलग जिस स्टेट का होता है अलग अलग भेजा जाता है। तो यह काम चल रहा था। सुबह के 10:30 बजे हैं। कितने बजे हैं? 10:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। खिड़की से होता है ना, जैसे कि मान लीजिए खिड़की में जाली लगा हुआ है तो ऐसा लगता है कि बाहर से जो सूरज की रोशनी आती है तो ऐसा लगता है कि छन करके आ रही है। गुनगुनी धूप मतलब हल्की सी धूप आ रही है, और इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हल्की सी धूप भी है, और वहाँ पर 2 पैकर जो है चिट्ठियाँ जो पैक करते हैं, तो 2 पैकर वहाँ पर हैं और 3 महिला डाकिया है। वो लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ की चिट्ठियाँ हैं उसको, अलग अलग जगह की जो चिट्ठियाँ होती है उसको सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तीनों लोग मिलके। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कमर सिंह जी से बातचीत की। तो लेखिका वहाँ पर सरकार से पुरस्कार, एक डाकिया है जिनका नाम कमर सिंह है, तो उनसे जो बातचीत हुई है इसके बारे में बताया जा रहा है कि लेखिका उनसे बातचीत की है, और यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो लेखिका और कमर सिंह जो डाकिया है जिनको सरकार से पुरस्कार मिला है, तो दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, इसी बातचीत को इस पाठ में दिया गया है। बच्चों, कोई जो है भारी मतलब चैप्टर नहीं है, आसान ही है। इसको आसानी से अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, डाकिया से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रही है? लेखिका पूछ रही हैं कि आपका शुभ नाम क्या है? तो डाकिया कमर सिंह बोल रहे हैं कि मेरा नाम कमर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। तो अब ये बता रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला है, वहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम है नेरवा गांव, तो वहाँ के ये रहने वाले हैं। और उनकी उम्र कितना है? 45 साल की है। वे बता रहे हैं कि मेरी उम्र 45 साल की है। और फिर लेखिका पूछ रही है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कमर सिंह जी बोल रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर दुखद बात है कि वो बता रहे हैं कमर सिंह कि उनकी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का भी है, लेकिन 1 लड़का
उनके और थे। 2 लड़कियां की तो शादी हो गई है और एक लड़के और थे उनके। तो वो क्या करता था, पहाड़ी जो होता है पहाड़ पर, वहाँ पर सूखी सूखी जो लकड़ियाँ होती है जलावन के लिए इकट्ठा करने के लिए गया था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर पैर फिसल जाता है। अक्सर वहाँ पर बहुत जो है लोग मारे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाइयाँ पर होता है पहाड़ और बहुत मुश्किल से लोग चढ़ पाते हैं। तो वहाँ से उनका जो लड़का है उनकी मौत हो गई। तो फिर कंवर सिंह जी से लेखिका पूछ रही हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? मतलब वो पूछ रही हैं कि आपका जो लड़का के साथ यह जो बात हुआ है, जो मारे गए हैं, उससे मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है। और वो पूछ रही हैं कि आपके इलाके में यह सब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। मतलब यह हमेशा होता ही रहता है। असाधारण मतलब यह हमेशा होता ही रहता है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है और वह हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए, वहाँ जगह का नाम है तिरछी ढलान और ढांकों, तो वहाँ पर जो औरतें जाती है घास काटने, तो अक्सर पैर फिसल जाता है, तो बहुत वहाँ पर मौतें भी हो जाती है। और फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता और नहीं होता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँचे जा सकते हैं। तो बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वह जो है पहाड़ी एरिया है, तो अक्सर जो है रोड बहुत कम जगह पर है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, पैदल ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बस भी नहीं पहुँच सकते हैं, कोई साधन भी नहीं होते हैं, तो लोग पैदल ही चलते हैं। तो फिर लेखिका पूछ रही हैं कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अब देखिए 5 किलोमीटर दूर बहुत ही दूर है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। और बता रहे हैं कि मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है और दूसरी 12वीं तक। 12वीं किसको बोलते हैं? 12 को, जो 12वीं 10वीं के बाद जो 11वीं 12वीं होता है, 12 उसी को कहा जाता है। तो दूसरी लड़की उनकी 12वीं तक पढ़ी है और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो अपने बच्चों का जो कितना तक वो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। तो फिर लेखिका पूछती हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। पहले जो वो थे, क्या थे, गांव के डाक सेवक थे। अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर जो चिट्ठियाँ पैक किया जाता है, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। लेखिका पूछती है, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है, जैसे चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। तो वो बता रहे हैं कि मेरा बहुत कुछ काम मुझे करना पड़ता है, जैसे कि चिट्ठियाँ जो होती है, रजिस्ट्री पत्र होता है, फिर किसी किसी का पार्सल होता है, बिल होता है, और बूढ़े लोगों को जो पेंशन दिया जाता है, वो पेंशन भी वो क्या करते हैं, गांव गांव में जाके बांटते हैं। फिर लेखिका पूछती है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो लेखिका यहाँ बता रही हैं कि अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक चला गया है। अब जो है टेलीफोन, मोबाइल, SMS आदि से बहुत सारा जो है खबर पहुँच जाता है। तो क्या अभी भी यह सब करना पड़ता है? तो बता रहे हैं कंवर सिंह जी कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, तो वे कह रहे हैं कि शहर में तो बहुत कुछ साधन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ आगे निकल गया है, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। उनका कहना है कि गांव में इतना सुविधा अभी भी नहीं मिला है, अभी भी लोग डाकिया का इंतजार करते हैं, इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। मतलब बहुत ही उनको इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। तो गांव के लोग जो हैं, उन लोगों को बहुत ही इंतजार रहता है डाकिये का।
तो फिर लेखिका पूछ रही हैं कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो हम लोगों की जो डाक सेवा है आज दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के सभी किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। सिर्फ 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, चिट्ठियाँ भेजी जा सकती है। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे की ही है। तो 50 पैसे में पहले पोस्ट कार्ड मिलता था, अभी तो थोड़ा काफ़ी लंबा समय में यह कहानी लिखा गया है स्टोरी। अभी तो कुछ पैसे बढ़े होंगे, फिर भी मुश्किल से 1 रुपये हो सकता है और कुछ खास नहीं। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। लेखिका फिर पूछती है, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? तो बोलते हैं कि मुझे अपनी नौकरी में बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे अपनी नौकरी बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। तो यहाँ पर जो है कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि मुझे यह काम बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके जो दूर में नौकरी करने वाले सिपाही होते हैं उनका जब मनी आर्डर लेकर के, मतलब पैसे लेकर के मैं जब गांव उनके बूढ़े माँ बाप को देने जाता हूं तो उनका खुशी भरा चेहरा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो कभी कभी किसी का जॉब का खबर आ जाता है, किसी का रिजल्ट अच्छा आता है, उसका खबर जब किसी को मिलता है तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है और जो इंतज़ार करते रहते हैं उनको भी अच्छा लगता है। बूढ़े बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक दिन इंतज़ार करते हैं डाकिये का। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा नियम है कि जो बूढ़े लोग हैं उनका पेंशन 6 महीना का जो होता है वह एक ही बार दे दिया जाता है। आगे बता रही है लेखिका, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की थी। तो कहाँ काम किए थे? शुरू में ये लाहौल जगह का नाम है, लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक ये नौकरी किए थे। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में, और 5 साल तक वे इसी जिले के काजा गांव है वहाँ पर वे 5 साल तक काम किए। फिर किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। जब ये काम करते थे तो टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता, मतलब उनको बहुत ही इज्जत दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बस भी नहीं जाती है, टेलीफोन का भी कोई सुविधा नहीं है। तो वे लोग डाकिया का इंतज़ार करते हैं। तो डाकिया जब पहुँचते हैं तो बहुत ही वहाँ सब लोग खुश होते हैं। तो उनके खुशी का चेहरा देखकर क्या होता है, डाकिया भी खुश हो जाते हैं। फिर लेखिका पूछ रही हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो ये बताते हैं कि हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी हो जाती थी। तो ये बता रहे हैं कि लेखिका पूछ रही हैं कि आप तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहाँ तो डाक पहुँचाना आसान काम नहीं होता होगा। तो कंवर सिंह जी बोल रहे हैं कि मुश्किलें तो आती ही है, क्योंकि जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो देखिए कितना मेहनत का ये काम करते थे। 6 बजे वे जाते थे और 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में क्या करते थे, डाक का बोरा, जिसमें एक बोरा होता है, पैकेट होता है, उसमें क्या करते थे, पूरा डाक का जो चिट्ठी होता था, रजिस्ट्री पत्र होता था, उसको वो डालते थे और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली
जो 8 बजे रात को शिमला से आने वाली बस होती थी, तो डाक का बोरा उतारता था। मतलब रात हो जाती थी इनको 8 बजे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जगह का भी पता चलेगा कि वहाँ का किस तरह का मौसम है। तो किन्नौर और लाहौल जो है वहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ठंडा तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीना में भी बर्फबारी होती है। मतलब देखिए हम लोग को तो फरवरी से ही गर्मी शुरू हो जाती है इंडिया इधर, लेकिन कुछ कुछ जगह इंडिया में ऐसा है जहाँ पर अप्रैल महीना में भी बर्फबारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइड हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। तो देखिए काफ़ी उन लोगों को कष्ट भी होता है, ठंड से पैर को बचाना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है, स्नोबाइड एक तरह का बीमारी है, तो उससे क्या होता है, पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है, मतलब उंगलियां भी टूट सकती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बर्फ़ से पैर को बचाना भी पड़ता है। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। अब बताइए कितना मेहनत का ये काम करते थे। इन ज़िलों में जो है इनको एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए कितना, लगभग 26 किलोमीटर बहुत ही काफ़ी दूरी है, वहाँ इनको जाना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। तो वहाँ चल चल के डाकिया को जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई सवारी नहीं है। चलना तो खैर हमारी आदत हो गई है, ये बता रहे हैं कि चलना हमारी आदत हो गई है। शिमला आदत हो गई है, आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिया की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है, तो गांव के जो डाकिया होता है उनको तो चलना ही पड़ता है। अब लेखिका फिर बता रही है कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो कुंवर सिंह जी बता रहे हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है, सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। तो ये बता रहे हैं कि भले ही हम लोग मेहनत का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो पैसा है, तनख्वाह है, महीने का बहुत ही कम है वेतन। और जो सारे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं बाबू लोग, जो इन काम करते हैं बड़े पोस्ट के लोग, उन लोगों का भले ही कुर्सी पर बैठे रहें, लेकिन उनका वेतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो जितना मेहनत करते हैं उनको उसी हिसाब से पैसे भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। तो पैकर का बता रहे हैं कि वेतन जो है बाबू के जितना ही हो जाता है, जो बड़े पोस्ट पर है उतना हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो बता रहे हैं अब डाकिये का काम भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। हम में से जितने डाकिया रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा गया है। अभी तक जो है नए नए डाकियों को नहीं काम पर लगाया गया है। तो क्या हुआ है, इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो पुराने जो डाकिया हैं तो क्या है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हर जगह सरकार को ध्यान देना चाहिए, और पब्लिक जो वहाँ के रहते हैं उनको भी यह सब खबर सरकार तक पहुँचाना चाहिए कि डाकियों पर इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं देना चाहिए। नए नए डाकिये जो होते हैं उनको भी काम पर लगाना चाहिए। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो ये बता रहे हैं कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। फिर लेखिका पूछ रही हैं कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो। तो ये बता रहे हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो कुंवर सिंह जी एक घटना सुनाते हैं कि मेरा तबादला, मतलब मेरा ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। शिमला के एक जनरल पोस्ट ऑफिस में इनका नियुक्ति हो गया था, मतलब ट्रांसफ़र हो गया था।
वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहाँ उनको क्या काम दिया गया था? रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी, मतलब देखभाल का काम उनको दिया गया था। यह 1998 की बात है, मतलब 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। तो ये बता रहे हैं कि इनके साथ कौन सा घटना घटा था। 29 जनवरी को रात 10:30 बज गया था और बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। तो बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो ये कुंवर सिंह जी पूछते हैं कि मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने क्या किया? मैंने दरवाज़ा खोला। तो इन्होंने क्या किया? दरवाज़ा तो खोला, लेकिन अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो देखिए कैसे शैतान लोग होते हैं। ये लोग पीटना भी शुरू कर दिए बिना मतलब का, न कोई ये कुछ किसी को नुकसान पहुंचाए थे, फिर भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दिए। वे लोग क्या किए, जो कोई देख न ले इसके लिए सारे पोस्ट ऑफिस के लाइट जो थी उसको बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा गया, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। तो इनके ऊपर जो है कुंवर सिंह जी, इनके ऊपर लगातार वो लोग मारते पीटते रहे, जिनसे उनका सर भी फट गया और चिल्लाते रहे। उसके बाद ये बेहोश हो गए और मुझे कुछ पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। क्योंकि वो बेहोश हो गए थे तो इनको कोई लोग लेकर के शिमला मेडिकल कॉलेज जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ले गया लोग। और जब इनको होश आया तो पता चला कि ये हॉस्पिटल में है। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए। तो ये लोग जब चिल्लाने का आवाज़ सुने, इनका लड़का भी 17 साल का था, तो ये लोग अंदर आए और इनका हालत देख करके इनको अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, मतलब बहुत सारा सिलाई हो गया था, क्योंकि वो लोग जो गुंडे लोग आए थे वो मारे पीटे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी आँख से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सर में जब चोट लगता है तो क्या होता है, आँख से दिखना बंद हो जाता है। काफ़ी चोट लगी थी इनको, इससे इनको आँखों में तकलीफ़ हो गई, देखना बंद हो गया। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो सरकार को जब यह खबर पता चला कि इन्होंने अपने जान पर खेल करके भी मतलब डाक की जो चीज़ें थी उसको ये बचाए, तो इनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो देखिए उस इनाम में इनको 500 रुपये मिले और प्रशस्ति पत्र दिया गया, और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो इनको अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा है कि मैं जान पर खेल करके भी पोस्ट ऑफिस की चीज़ों को इन्होंने बचाया। तो इनको अपने आप पर गर्व हो रहा है और ये कह रहे हैं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो प्रतिमा शर्मा जी लेखिका हैं, इसको लिखी हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिली है कि किस तरह से पोस्टमैन का काम इनको मिला, किस तरह से इनको कई बार ट्रांसफ़र हुआ, कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।